वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारी एक स्पेशल सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम वो 10 टॉपिक या 10 क्लास लेके आए थे आपके लिए, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो सीटेट साइंस के जो हैं वो कवर किए। उसी में आज हमारी 9th क्लास है, क्योंकि 8th क्लास में हमने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, साथ में हमने सेल वगैरह देखा था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक देखा था। आज की जो क्लास 9th है इसमें फिर से हम बायोलॉजी के जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि मैम रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा जो एनसीईआरटी का है वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पूरा रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। और उसके साथ में हम जो सॉइल वाला चैप्टर है वो भी कवर अप कर लेंगे और फ्यूल और कंबस्टन जो है वो भी कवर कर लेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारी पूरी थ्योरी थी वो कंप्लीट होगी। अब देखिए, जो हमने बाकी क्लास कराई थी सब में प्रीवियस ईयर भी कराए थे, तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी क्लास 10th, उसमें हम बायोलॉजी के ये जो जितने टॉपिक मैंने अभी कराए हैं आपको, इनके सारे प्रीवियस ईयर जो हैं 2021 में जो बने हैं वो सारे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के, वो मैं आपको क्लास 10th में जो है जो लास्ट क्लास आएगी उसमें करा दूंगी। और इसी के साथ ये हमारी 10 क्लास वाली सीरीज़ जो है कल को कंप्लीट हो जाएगी। कल मॉर्निंग में फिर से आपके लिए पेडागोजी की एक क्लास आएगी, जैसे आज मॉर्निंग में आई थी, जिसमें हमने 1 जनवरी तक के सारे पेडागोजी के क्वेश्चन कवर करे थे ऑनलाइन पेपर 2021 के। सेम ऐसे ही कल मॉर्निंग में एक और क्लास आएगी आपके लिए, जिसमें हम 1 जनवरी तक के कवर कर लिए, तो फिर हम 3 जनवरी से लेके जो हमारे 21 जनवरी तक के सारे क्वेश्चन रह गए थे वो भी हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। सेम ऐसे ही मैं कंटेंट के भी करा दूंगी, तो चैनल से बने रहें, बहुत सारी चीज़ें अभी लास्ट तक आपको करानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इतनी बात बता दी थी, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर जाकर हमारा सारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में, इन सब में जो हमारा फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाता है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। तो जो उसमें ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देती है। क्या देती है? ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देती है। तो ये एनर्जी क्या हमें डायरेक्ट मिल जाती है? जी नहीं। ये जो ग्लूकोज है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था भोजन में, जो कन्वर्ट हो गया किस में? ग्लूकोज में। तो वो ग्लूकोज जब हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे रक्त में जा रहा है, तो वो ग्लूकोज हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देता, उसके लिए रिएक्शन होनी ज़रूरी है। और वो रिएक्शन कौन कराता है? वो रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन, जो हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन के साथ ही क्या रिलीज होती है वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, एनर्जी। जो एनर्जी हमें मिल रही है भोजन से, फूड से, जो ग्लूकोज है, वो कैसे मिल रही है? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन से साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, और उसी रिएक्शन में हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर रिलीज होती है। तभी हम कहते हैं हम ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम कम अमाउंट में लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, अपनी हम बाहर एक्सेल कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ग्लूकोज ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो समझ में आया हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फूड से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो फूड से एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब हम श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। द स्टोर्ड एनर्जी इन फूड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी स्टोर है वो हमें कैसे मिलती है? वो कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए जो सभी जीव हैं वो श्वसन करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, फूड से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, 2 तरह के श्वसन होते हैं।
एक होता है आपका एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। तो वायवीय जो एरोबिक श्वसन है वो हम करते हैं नॉर्मली। उसमें क्या होता है, जो फूड है, जो हमारा ग्लूकोज है इनसाइड द सेल, अब वो सेल में मतलब हमारे ब्लड के अंदर है, ब्लड के सेल के अंदर है वो फूड जो ग्लूकोज है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और डिसइंटीग्रेट करता है, बाहर निकालता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। याद रखिए, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिल जाती है। और यही रिएक्शन जो हो रही है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन है, उसमें क्या होता है, उसमें बिना ऑक्सीजन के ही फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पर क्या रिलीज होता है, ह्यूमन के केस में तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन अगर ईस्ट की बात करें, जो फंगाई है, ईस्ट है, वो जो फंगाई ईस्ट है ना, वो अनएरोबिक श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। उसको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के ही जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में ऊर्जा, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट जो हमारा फंगाई है, ईस्ट, उसमें कैसा रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें क्या होता है, फूड में ब्रेकडाउन, विखंडित हो जाता है, इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ऐसा फूड जो है वो ब्रेकडाउन होगा और अल्कोहल वहाँ पर रिलीज होती है। तभी हमने देखा था जब हम शुगर से, है ना, पानी और शुगर की रिएक्शन में क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, तो वहाँ ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो अनएरोबिक श्वसन करता है और उसमें वो क्या रिलीज करता है, उसमें वो अल्कोहल को रिलीज करता है और उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। वो सब हमने पहले पढ़ लिया है, तो समझ में आ गया। एरोबिक श्वसन तो हम करते हैं, रेस्पिरेशन एरोबिक, वायवीय रेस्पिरेशन तो हम करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड जो भोजन है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो कौन करते हैं, ईस्ट करते हैं। इसके अलावा अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग भी करते हैं कभी कभी। कब, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा आप सांस जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिले। तो उस समय पूरी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाती है, तो उस समय हम भी क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम क्या रिलीज़ करते हैं, हम लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। क्या आ जाता है, मसल्स पे क्रैम्प आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके पैर जो हैं वो कँपाने लगते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो आप सांस ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वहाँ पे आपने अनएरोबिक रेस्पिरेशन किया और जिसकी वजह से इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्या आ गए, मसल्स क्रैम्प आ गए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मसल क्रैम्प कब होते हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। इफ़ यू ये तो वहाँ पे बात की बात बता दी है, तो बस याद रखना मसल क्रैम्प क्यों होते हैं, जब हम हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें मसल्स क्रैम्प होते हैं। हम मसाज करें, अगर हम अपने पैरों की मसाज करें या उनको गर्म पानी से गर्म करें तो वो लैक्टिक एसिड जो बन गया है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद गर्म पानी से अपने थोड़े से गुनगुने पानी में अपने पैर रख लें या फिर थोड़ी सी मसाज आप करें ताकि जो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में बन गया है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंत श्वसन करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है।
और जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा से मतलब है कि जब हम ले रहे हैं तो हम 0.04% के अप्रोक्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब हम रिलीज़ करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्स 4% हो जाती है। तो इनहेल के समय तो ऑक्सीजन, ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ये तो नहीं बोलेंगे कि रिच इन ऑक्सीजन, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम अंत श्वसन कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं, उच्छ्वसन कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा जब फूड के साथ रिएक्शन हुई तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट। एक पर्सन 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है, वही उसका ब्रीथिंग रेट, श्वसन दर कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑन एन एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन है, जैसे हम एक एडल्ट ह्यूमन हैं, तो रेस्ट पोजीशन पे हम कितना ब्रीथ करते हैं? 15 to 80 टाइम इन अ मिनट। कितना? 15 to 80 टाइम इन अ मिनट। लेकिन जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उस समय ये जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना? अप टू 25 पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल स्टेट में 15 to 18 टाइम, और जब हम रेस वगैरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय 25 टाइम पर मिनट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, कैसे जो ऑक्सीजन हमने ली वो हमारे ब्लड तक पहुंच गई। ठीक है, होता क्या है, आप नसल कैविटी से सांस लेते हैं, नाक से नॉस्ट्रिल होते हैं, वहाँ से आप सांस लेते हैं। सांस जो है वो आपकी श्वास नली, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए यहाँ पे लिखा भी है ट्रैकिया। तो ये श्वास नली जो ट्रैकिया है, इसमें जो है हमारी सांस आती है, जो हम सांस ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम श्वासनी या ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई एक को कहेंगे, दोनों को हम ब्रोंकस कहेंगे, नहीं एक को ब्रोंकस, दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे देखिए ट्रैकिया है, तो एक ट्रैकिया इधर, इधर और इधर, ऐसे 2 पार्टों में ये बट जाता है, 2 पार्टों में ये बट जाता है। जब ये 2 पार्टों में बट जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे 2 लंग्स हैं, तो 2 पार्टों में जब ये बट जाता है उसको क्या हम बोलते हैं? उन 2 पार्टों को हम ब्रोंकाई बोलते हैं या फिर ब्रोंकस बोलते हैं। अब होता क्या है, यही श्वासनी, यही जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई है, हमारी जो वायु ली है हमारे दोनों लंग्स, हमारे दोनों फेफड़े तक उनको पहुंचा देते हैं। अब लंग्स क्या करते हैं, यही श्वासनी, अब जो लंग्स हैं, लंग्स ये देखिए 2 लंग्स हैं, इन 2 लंग्स के अंदर यही जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई थी, श्वासनी थी, ये आपकी श्वासनिका में, ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर एक इस तरह से, देखो बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे और लाइंस में बदल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वासनिका बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इस तरह से, इनके अंदर भी छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, कूपिकाएँ होती हैं, जिन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं, कूपिकाओं को। और उन एल्वियोली के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है, और वो एल्वियोली जो कूपिकाएँ हैं उनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है। तो समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 हिस्सों में बदल जाता है, ब्रोंकस में, वहाँ से सांस जाते हुए हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके वो हमारी ब्रोंक्योली में बढ़ जाती है, और ब्रोंक्योली से होते हुए वो हमारी कूपिकाओं एल्वियोली में जाती है, और वहाँ से जो कूपिकाएँ एल्वियोली हैं उनमें ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है, और फिर आगे वो अपना काम करना शुरू कर देती है। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स हैं वो हमारी पूरी एक वक्ष गुहा है, जैसे हमारा मुंह का होता है ना मुख गुहा, जिसमें हमारा टीथ भी आ जाता है, हमारी टंग भी आ जाती है, ऐसे ही हमारा जो स्टमक है उसके नीचे हमारा चेस्ट कैविटी होती है, वक्ष गुहा होता है, और उसी के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। और ये लंग्स जो हैं किससे प्रोटेक्ट होते हैं? ये हमारी पसलियाँ जो रिब्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और किस तरह से ये होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसी कैविटी में जो लंग्स होते हैं, और ये लंग्स हमारे किससे प्रोटेक्ट होते हैं? ये हमारे
रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होते हैं। देखिए इसके बाद जो है क्या बताया गया है, ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड अ डायफ्राम प्रोवाइड द फ्लोर टू द चेस्ट कैविटी। यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है यहाँ पर क्या, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है, इसको बेस देता है। क्या देता है, बेस। अब देखिए जो लंग्स हैं वो लटके तो रहेंगे नहीं, तो उनको जो बेस, उनको जो सपोर्ट दे रहा है वो क्या देता है, डायफ्राम देता है। डायफ्राम जो है वो वहाँ पर एक बेस की तरह, सरफेस की तरह काम करता है डायफ्राम, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो लार्ज मस्कुलर शीट होती है इसे ही हम डायफ्राम कहते हैं, और ये फ्लोर की तरह काम करती है किसके लिए, चेस्ट कैविटी के लिए, वक्ष गुहा के लिए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंत श्वसन करते हैं, सांस को लेते हैं, तो उस समय जो हमारी रिफ्स हैं, पसलियाँ हैं, वो बाहर की तरफ मूव अप हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं। जब आप सांस लेके देखिए तो आपकी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगी, मूव अप हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी, आउटवर्ड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सांस अपने अंदर लेनी है, ऑक्सीजन को लेना है, तो इस वजह से एक तो वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उस केस में होता क्या है, जो डायफ्राम होता है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। क्यों, देखिए ये बेस है। अब बेस में जब हवा आ रही है तो सीधी सी बात है ये नीचे की तरफ को हो जाएगा, तो सीधी सी बात है जो डायफ्राम है वो हमारा नीचे की तरफ होता है। सेम इसी तरह से जैसे बैलून है, जब वो फूला हुआ नहीं है तो वो पिचका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें हवा भरी तो वो नीचे की तरफ को बढ़ने लगता है ना। तो सेम ऐसे जो डायफ्राम जो बेस प्रदान कर रहा है हमारी चेस्ट कैविटी को, जब हम सांस लेते हैं ना तो वो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है। तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं, और पसलियाँ जो होती हैं वो हमारी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाती हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, जो हमारी रिफ्स होती हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं और इन्वर्ट हो जाती हैं, और डायफ्राम जो है वो हमारा फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। आप इनहेल याद कर लीजिए, एक्सेल उसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी बता दिया है कि जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाती है, सिर्फ 0.04%। लेकिन जब हम एक्सेल कर रहे हैं, उच्छ्वसन कर रहे हैं, तो उस समय जो ऑक्सीजन है वो तो कम हो गई, 16.4 हो गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, 4.4% हो गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वहाँ पर बढ़ गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। अब हम कुछ एनिमल्स में और देखेंगे कि वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जैसे कॉकरोच होता है, उसके साइड में स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। याद रखना कहाँ होते हैं, साइड में। ये क्वेश्चन भी बना है कि कहाँ होते हैं उसके जो ओपनिंग होती हैं स्मॉल, वो उसकी साइड में, दोनों तरफ साइड में होती हैं कॉकरोच के। और इन्हीं ओपनिंग को जहाँ से वो श्वसन करेगा, इन्हीं ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं, श्वास रंध्र बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि कॉकरोच किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो स्पाइरिकल्स, श्वास रंध्र के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब होता क्या है, कुछ इंसेक्ट वगैरह की अगर मैं बात करूं, कीड़े मकोड़ों की बात करूं, तो उनमें भी नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, या फिर श्वास प्रणाल बोलते हैं, या वाताक बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो भी एयर ट्यूब के नेटवर्क की सहायता से गैसों का एक्सचेंज करते हैं। वो भी, उनका भी फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकियाई। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, ट्रैकियाई, और जो कॉकरोच है वो किसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रॉग है, फ्रॉग जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक और अर्थवाम जो केचुआ होता है वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन अपनी स्किन, त्वचा से ब्रीथ करता है, तो वो फ्रॉग और अर्थवॉर्म। फ्रॉग जो होता है वो लंग से भी करता है, जब ये लैंड में होता है, जब ये स्थल पे होता है तो ये फेफड़ों, लंग से ब्रीथ करता है, लेकिन जब ये पानी में होता है तो ये अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो याद रखिएगा, फ्रॉग और अर्थवॉर्म जो हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज
मॉइस्ट एंड स्लिमी। यही क्वेश्चन सीटेट में बना था कि इन दोनों की स्किन कैसी होती है, क्योंकि ये अपना ब्रीथ जो है स्किन से करते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, पानी पानीदार होती है, और स्लिमी बहुत चिकनी होगी और ऐसा लगेगा जैसे उस पर पानी है। तो मॉइस्ट और स्लिमी स्किन होती है इनकी, ठीक है। और याद रखिएगा फ्रॉग जो होता है वो लंग से भी ब्रीथ करता है जब वो लैंड पर होता है। अब अगर मैं फ़िश की बात करूं तो फ़िश अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को, जो पानी में ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। तो फिश क्लोम, जिसको क्या बोलते हैं क्लोम या गिल, इनके सहायता से क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली हुई है उसको लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन को जो पानी में डिजॉल्व होती है। तो सीटेट में क्वेश्चन आया था कि पानी में जो जो फिश के गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो जो फिश के, मछली के गिल्स हैं, क्लोम हैं, वो क्या करते हैं, पानी में जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन है उसको डिजॉल्व करते हैं। क्लोम वाटर में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। इंग्लिश में बोले तो एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो क्लोम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं। तो ये सारा था आपका रेस्पिरेशन। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है और मुझे लगता है स्टूडेंट इतना तो कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए अब आगे अगला टॉपिक समझते हैं, क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। जंतुओं और पादप में जो परिवहन होता है वो अब हम समझेंगे। देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो हमने ऑलमोस्ट लगभग समझ लिया है। कैसे, मैंने आपको बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज हैं वो हमारे ब्लड की सहायता से, ब्लड वेसल से होते हुए हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं, हमारे डिफरेंट अंगों तक जाते हैं। तो वो ले जाने का काम ही तो क्या है, इधर से उधर जाने का काम ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। तो वही ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी के अंदर। प्लांट एंड एनिमल में जो सब्सटेंसेस हैं जब हम उनको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं तो वही आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन कर रहा है इसको समझना है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जितने भी जो डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड में, तो वो किस में आ रहा था, वो ब्लड के अंदर आ रहा था। किसके अंदर आ रहा था, ब्लड के अंदर जो सेल हैं वो वहाँ उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये ब्लड जो हमारा है वो किसकी सहायता से जाता है, वो ब्लड वेसल्स की सहायता से जाता है। रक्त की जो नलियाँ होती हैं उनके अंदर ये ब्लड जाता है। अब ये जो ब्लड जा रहा है इसको स्पीड कौन दे रहा है, पानी को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको प्रेशर देना होगा, स्पीड वहाँ पर होगी। तो पानी को तो वहाँ पर हम टंकी के थ्रू उसमें प्रेशर होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कौन देता है कि किस वजह से ये जो ब्लड है रक्त वाहिनियों में चलता चला जाता है। यहाँ पर ये काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारा जो हृदय है वो हमारे रक्त को पंप करता है और इसको प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारे अलग अलग ऑर्गन तक जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। एक था ब्लड जो हमारे सारे सब्सटेंसेस को लेकर जाएगा, और वो ब्लड किसके अंदर है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, रक्त वाहिनी के अंदर है। और इस ब्लड को प्रेशर कौन दे रहा है, वो हमारा हार्ट दे रहा है, हृदय दे रहा है। तो ये तीनों ब्लड, ब्लड वेसल और हमारा हार्ट, ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा सीटेट में, सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया, विलियम हार्वे ने। तो एक एक करके सारे पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड वेसल क्या है और हमारा हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या कर रहा है, जितने भी जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो हमारे अलग अलग पार्ट तक लेकर जाता है ब्लड वेसल्स की सहायता से, रक्त वाहिनियों की सहायता से। ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको भी ब्लड के सेल्स में पहुंचाकर वही वो भी तो जाता है। अभी हमने लंग्स में देखा था, लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लड वेसल्स की सहायता से ब्लड के अंदर ही तो आती है। जो ब्लड के सेल होते हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों की सहायता से ब्लड जो है वो आगे चला जाता है और अलग अलग पार्ट तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है ब्लड। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जैसे किडनी क्या करती है, रक्त को फिल्टर करती है और वहाँ से जो यूरिन है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, फ्लूइड है, वेस्ट फ्लूइड है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। जो ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो बने हैं वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ब्लड के अंदर कौन, जो ब्लड के सेल हैं। ठीक है,
देखिए ब्लड जो है वो हमारा एक लिक्विड है, एक द्रव है जिसके अंदर सेल्स होते हैं बहुत तरह के, जो उसमें फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, उसके अंदर लटके हुए होते हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, जो द्रव है, ये द्रव वाला पार्ट जो ब्लड का होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। और ये प्लाज्मा जो होता है बॉडी में 55% होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। ये जो येलो पार्ट होता है प्लाज्मा कैसा होता है, येलोइश पार्ट होता है आपके ब्लड का। अब ब्लड में सेल्स होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल तो आपके 45% अप्रॉक्स होते हैं और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। रेड ब्लड सेल में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है हमारे सेल्स तक, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक उनको सही से पहुंचाता है, उनको उनका परिवहन कराता है, उनका ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो डिफ़िकल्ट होगा टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़िशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी को, उनको ऑक्सीजन चाहिए, और उनको ये ऑक्सीजन कौन दिलवा रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन ही हेल्प करता है। तो याद रखिए क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वहाँ तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। और अगर इसकी कमी होगी तो आपका ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक नहीं जाएगा, और जिससे आपके बहुत से फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, बॉडी आपकी बहुत लो फील करेगी। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी की प्रेजेंस की वजह से जो आपका ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और वहीं से क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये हीमोग्लोबिन, आयरन की प्रेजेंस, इसके अंदर आयरन होता है जिसकी वजह से ये कलर को कैसा कर देता है, ब्लड के रेड कर देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तो समझ में आया हीमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजन की सेल तक पहुंचा रहा है ना, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना। तो ये, और हमारे ब्लड का रेड कलर कौन कर रहा है, वो भी हीमोग्लोबिन कर रहा है। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आते हैं, जम्स वगैरह आते हैं, उनसे लड़ता है। उनसे कौन लड़ता है, डब्ल्यूबीसी के जो सेल होते हैं वो हमारे शरीर में जितने भी जम्स वगैरह एंटर कर रहे हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। एक तरह से हमारे शरीर की दवाई की तरह काम करते हैं आपके वाइट ब्लड सेल। एक और पार्ट होता है हमारा ब्लड के अंदर जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स। अब देखिए होता क्या है, आपके अगर चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, और वो ब्लड कुछ समय बाद रुक जाता है। तो वो रुक क्यों जाता है, क्योंकि ब्लड का वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो जो ब्लड का वो क्लॉट बन रहा है, थक्का बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। और यही हमारे रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स सही से काम नहीं कर रही हैं, रक्त का थक्का सही से नहीं बन रहा है, तो कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा एच से उसका नाम है, बताइए वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है। तो ये सारा था जो हमें ब्लड के बारे में देखने था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्पंदन दर क्या होती है। जो हमारी बीट्स होती हैं, जो जो हमारा हृदय है, वो जो लब डब करता है, वो बीट्स पर मिनट कितनी बीट्स करता है पर मिनट में, वही हमारा पल्स रेट होता है। और एक रेस्टिंग पर्सन में ये जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है। कितना? 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारी बॉडी है उसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं। एक होती हैं आपकी आर्टरीज जिन्हें हम धमनी बोलते हैं, एक होती हैं वेन जिन्हें हम शिरा बोलते हैं। ये जो आर्टरीज होती हैं, ये जो धमनी होती हैं, ये हमारा देखिए बीच में हमारा ये हार्ट है। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उस वाले ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन जो रिच वाला ब्लड है उसको हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से, हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाती हैं। कौन? आर्टरीज। ये कहाँ से लेके जा रही है? हमारे हार्ट से बॉडी तक। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। वो कौन है? आर्टरीज है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी आर्टरी। वो हृदय से लेकर तो जाती है लेकिन वो रिच, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको नहीं लेकर जाती, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती है हमारे लंग्स तक, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन भी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए क्या सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती है, नहीं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है। अब देखिए ये हमारा हार्ट है,
हार्ट से हमारी बॉडी तक लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर इनकी जो ब्लड का फ्लो होता है इनमें वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ही हाई प्रेशर पर होता है। जो ब्लड है वो वहाँ पर उसको पंप कर रहा है और पंप की वजह से जो इनकी प्रेशर है वो बहुत हाई होगा और उसकी वजह से ही जो हमारी धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं, इनकी जो वॉल होती है, जो इनके किनारे होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक होती है, वो मोटी होती है और साथ में लचीली होती है, इलास्टिक होती है। अगर मैं वेंस की बात करूं तो ये क्या करती हैं, जैसे हृदय से हमारे डिफरेंट पार्ट तक ब्लड गया, उसके बाद वहाँ से जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई और ब्लड सेल के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर से हमारे हार्ट तक ले जाने का काम कौन करती हैं, वो हमारी वेंस करती हैं, शिरा करती हैं। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है कौन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा। ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हमारे हृदय तक। देखिए आर्टरीज जो हैं वो हृदय से लाती हैं और जो वेन्स होती हैं, जो शिरा होती हैं, वो हृदय तक लेकर जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। अब देखिए क्योंकि ये लेकर जा रही हैं तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिन होती है, थोड़ी पतली होती है। अब देखिए इनके अंदर जो होता है कुछ वेल्व्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, ब्लड जो होता है वो सीधा ऊपर की तरफ कोई फ्लो करता है, वापस नहीं आता। अब देखिए जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई तो वहाँ पर एक्सचेंज हुआ गैस का। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस क्या डायरेक्ट हो रहा है कि डायरेक्ट आर्टरी से धमनी में जा रही है, धमनी से सॉरी शिरा आर्टरी से डायरेक्ट वेन में जा रही है? नहीं, आर्टरीज और वेन के बीच में होती हैं आपकी केशिकाएं, कैपिलरीज। ये क्या कराती हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, वो किसकी मदद से होता है, वो हमारा केशिकाओं की मदद से होता है। याद रखिए ये काम कौन करती हैं, केशिकाएं करती हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैस से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो हार्मोन हैं या फिर जो वेस्ट हैं ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में, उनका एक्सचेंज कराती हैं आपकी क्या होता है, कैपिलरीज। यहाँ पर देखिए ये रहा कैपिलरीज, केशिकाएं, यहाँ पर ये एक्सचेंज करा देती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो कैपिलरीज होती है ना, जो इनकी नलियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सबसे पतली होती हैं, ठीक है, बहुत पतली होती हैं। अब यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन। ये मैंने तुम्हें बता दिया था बच्चों कि जो फुफ्फुस धमनी है और फुफ्फुस शिरा है ये दोनों एक्सेप्शन हैं। जो फुफ्फुस पल्मोनरी वेन है, ये देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन, देखिए यहाँ पर कार्य कैसे होता है मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। हमारा जो ब्लड है यहाँ पर, जो सॉरी ब्लड कह रहे हैं हार्ट, ये हमारा हार्ट है, हृदय है, इसमें हमारे 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जो होते हैं वो आपके एट्रियम कहलाते हैं, एलिंद कहलाते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं इसमें, वो जो कक्ष होते हैं वो इसमें क्या कहलाते हैं, वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो 4 चैम्बर में बट जाता है। ये 2 ऊपर के चैम्बर और ये 2 नीचे के चैम्बर। तो जो सबसे पहले ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट वाले एट्रियम जो हमारा दायां अलिंद है उसमें आता है और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे की तरफ हमारे दाएं वेंट्रिकल्स में, निलय के अंदर जाता है और वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होकर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होकर ये हमारी पल्मोनरी वेन की सहायता से, पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे कहाँ आता है, हमारे बाएं एट्रियम में आता है, हमारे बाएं तरफ के निलय में आता है। तो हुआ क्या, जो हार्ट में था, हार्ट में से जो था, आर्टरीज ने क्या करा, जो हमारा रक्त है वो लंग्स तक लेकर गई, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जा रही हैं, कौन, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। जबकि आर्टरी क्या करती हैं, वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी एक्सेप्शन है। लेकिन ये हार्ट से ले जाने का ही काम कर रही हैं। पल्मोनरी हार्ट से जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो लेकर जाती हैं और वेन जो है वो लेकर जाती हैं और वेन जो है वो वापस हार्ट तक उसको पहुंचाती हैं। तो हार्ट से हमारे लंग तक, बॉडी पार्ट तक लेकर जा रही है आर्टरी, लेकिन कैसा रक्त है यहाँ पर, अशुद्ध रक्त है। उसके बाद वो ऑक्सीजनेट होता है और उसके बाद वो पल्मोनरी वेन की सहायता से, शिरा की सहायता से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है और उसके बाद वो फिर इस तरह से आर्टरीज में जाता है। फिर हमारा वो जो वेन्स है फिर उसको अशुद्ध रक्त वो वापस लाती हैं। फिर ये अशुद्ध रक्त जो है हमारे लंग्स तक जाता है और शुद्ध होने के बाद हमारे यहाँ आता है। ये शुद्ध रक्त हमारी आर्टरी की सहायता से हमारे शरीर में जाता है ना। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है।
पहले जो अशुद्ध रक्त है वो आर्टरी की सहायता से हमारे लंग्स में जाता है, फिर ये और जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या कर देता है, वो इसको शुद्ध करके जो शुद्ध वाला रक्त है वो पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है, और वहाँ से फिर ये आर्टरीज़ की सहायता से हमारे पार्ट्स में जाता है, और वहाँ से फिर से वेन्स जो हैं हमारे हार्ट तक इसको वापस ले आती हैं। तो इस तरह से पूरा काम यहाँ पर होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप टॉपिक सीरीज़ में पढ़ें, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको बताया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ब्लड जो है वो फर्स्ट कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में आता है, उसके बाद हमारे दाएं वेंट्रिकल निलय के अंदर जाता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद जब लंग उसको ऑक्सीजनेट कर देता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, तो वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में बाएं निलय के अंदर आकर पल्मोनरी वेन की सहायता से पहुंचता है। ये रही पल्मोनरी वेन, इनकी सहायता से ये इधर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पंप करता है एक तो हमारा हार्ट ब्लड को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि आर्टरी जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से लेकर जाती हैं, चाहे देखो यहाँ पर हो, यहाँ पर भी लेकर जा रही हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रही हैं, लेकिन ये हृदय से क्या कर रही हैं, लेकर जा रही हैं। लेकिन वो जो वेन होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, वो हृदय तक वापस लाती हैं, चाहे वो इधर से शुद्ध को ला रही हों, चाहे वो इधर से अशुद्ध को ला रही हों। तो वेन जो है वो हृदय तक वापस लाती हैं, और आर्टरी जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय तक लाने के बाद उसको वापस हमारी बॉडी में पहुँचाती हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है, जैसे जो एनिमल होते हैं स्पॉन्जी और हाइड्रा, ये क्या होते हैं, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं, ये वाटर की सहायता से, जो वाटर होता है ये उसी को लेते हैं, और वहीं से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी की सहायता से ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किडनी की। देखिए, पंप होने के बाद जो है ब्लड है वो हमारी किडनी तक भी आता है। किडनी क्या करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो फिल्टर का काम जो है वो हमारी किडनीज करती हैं। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना होता है, हमारी 2 किडनी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस, जो लाभदायक पदार्थ हैं, वो तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में वापस चले जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो किडनी क्या करती है, उनको फिल्टर कर देती है, और वाटर की सहायता से, ठीक है, डिज़ोल्व इन, वो जो होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो रक्त से निकलकर हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रिमूव्ड हो जाते हैं, कैसे, एज अ यूरिन। तो जो यूरिन पास हो रहा है वो किडनी ही क्या कर रही है, रक्त को फिल्टर कर रही है, और वहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो वेस्ट हैं वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और वो फिर वो यूरिन की सहायता से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो यूरिन है, यूरिन तो एंड में पास होगा, तो वो किस तरह से जाता है, ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस सीटेट में 2 बार पूछा गया है। सबसे पहले किडनी होंगी, ब्लड को फिल्टर करा, ठीक है, उसके बाद जो यूरिन बना है वो यूरिन जो है यूरेटर क्या होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, दोनों ट्यूब्स हैं यूरेटर। इन यूरेटर ट्यूब्स की सहायता से ये जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा होता है, जहाँ पे ओपनिंग होती है, जहाँ से हमारा जो यूरिन है बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूरेथ्रा जो होता है उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो सही सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। किडनी से यूरिन जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, किसके थ्रू, हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, जो ये यूरेटर्स होती हैं। तो सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरेटर से ये हमारी जो ट्यूब्स हैं उनकी सहायता से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनरी ओपनिंग होती है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उसकी सहायता से ये जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, और यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो ये यूरिन होता है इसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है। यही क्वेश्चन सीटेट में आया है कि यूरिन कंसिस्ट व्हाट, यूरिया। तो ऑप्शन में यूरिया था, तो 2.5% यूरिया, वाटर नहीं था ऑप्शन में। वाटर तो होता ही होता है, लेकिन 2.5% इसमें यूरिया होता है, और 2.5% इसमें कुछ अदर वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारे यूरिन में। तो इस तरह से किडनी जो है फिल्टर कर देती हैं हमारे ब्लड को। ठीक है,
तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी, यूरेटर, फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देती हैं। अब देखिए, जब किडनी कभी कभी हमारी सही से फंक्शनिंग नहीं करती तो उस समय ब्लड फिल्टर नहीं होता और फिर यूरिन भी पास नहीं होगा, तो उस समय इंसान को डायलिसिस एक मशीन होती है जिसकी थ्रू फिर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर कराया जाता है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और यही प्रोसेस आपका डायलिसिस कहलाता है। बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस में यही होता है, उनकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है, तो वो काम आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस वहाँ पर करता है। अब जो फिश होती है, फिश जो होती है, मछली जो है, वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करती है किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और वो जो अमोनिया है वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है कहाँ पर, वाटर में। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं ना, वो भी बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं अपनी लीफ से, अपनी पत्तियों से। किस प्रोसेस की सहायता से, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है, देखिए, प्लांट जो सॉइल है उसमें बहुत सारा पानी रूट्स की सहायता तक उन तक पहुंचता है। कौन से टिश्यू से, जाइलम से, ठीक है। कौन से टिश्यू से पानी जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, याद रखिएगा, वो कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है, वो आपका जाइलम होता है। तो जाइलम की सहायता से पानी पहुंचता है, तो बहुत सारा पानी होता है, तो कुछ ही पानी चाहिए होता है प्लांट को। और उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है ना, वो प्लांट के लीव्स की सहायता से एज इट इज़ वेपर बन के बाहर निकल जाता है। और यही प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और जो हमारे लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनकी सहायता से ये पानी बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जो पानी बाहर निकलता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो सकन पुल होता है, मतलब खिंचाव होता है उसमें। जैसे आप जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ उसमें डालते हैं, तो स्ट्रॉ में क्या करते हैं, आपको खींचना पड़ता है, तो सेम ऐसा ही खिंचाव इसके अंदर होता है। और यहाँ में क्या होता है, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। और इसी वजह से जो प्लांट का आसपास का एरिया होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। तो यही पूरा आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और इस पानी को कौन पहुंचाता है, ये जाइलम पहुंचाता है, जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है प्लांट के अंदर, वो कौन करता है, वो आपका फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जाइलम जल को करता है, पानी को करता है, और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता है हमारा प्लांट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उन तक, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो कुछ लैंड एनिमल होते हैं जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये एक सेमी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं जो कि वाइट कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, लिजर्ड, बर्ड, स्नेक एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वेस्ट वाइट कलर्ड कंपाउंड, व्हाट इज दैट। तो वो जो वाइट कलर कंपाउंड होता है वो आपका यूरिक एसिड होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ उसमें पढ़ने थे, प्लांट एंड एनिमल में। मुझे लगता है काफ़ी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा सॉइल, मृदा। देखिए, जो सॉइल टॉपिक है ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें समझने हैं। आप उनको अच्छे से समझ लेंगे और यहाँ से फिर आपका जो क्वेश्चन आना है, अगर आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल बनती है जब चट्टानें टूटती हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक। अब ये चट्टानें टूटेंगी कैसे, या तो हवा की वजह से, या पानी की वजह से, या क्लाइमेट, जलवायु की वजह से। और ये जो चट्टानों के टूटने की वजह से जो सॉइल बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, यही प्रोसेस आपका वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। तो सीधा कथन में क्वेश्चन आएगा, क्या वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू विच सॉइल फॉर्म्ड, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म्ड होती है। और ये ब्रेकडाउन जो चट्टानों का हो रहा है, ये किसकी वजह से होगा, ये या तो हवा की वजह से होगा, ये पानी की वजह से होगा, या फिर ये क्लाइमेट की वजह से होगा। अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि कैसे सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, या अलग अलग तरह की सॉइल भी उसके अंदर होती है। करा क्या है इन्होंने, बहुत सारी सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे, और उसको उठाकर पानी में डाल देंगे। पानी में डालते ही जो कंकड़ वगैरह हैं, ग्रेवल्स हैं, वो उसमें नीचे आ जाएंगे। अगर उसके अंदर रेत है, सैंड है, तो वो उसके ऊपर आ जाएगी। उसके ऊपर आपकी जो पतले पार्टिकल वाली मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है, वो उसके ऊपर आ जाएगी। और सबसे ऊपर तो पानी रहेगा ही, और उससे ऊपर पानी के अंदर आप देखेंगे अगर उसमें थोड़े बहुत वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जैसे पत्तियां वगैरह हैं या मरे हुए कीड़े मकोड़े हैं, तो वो सब ऊपर तैरने लगेंगे। और वो जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं कीड़े मकोड़े या पत्तियां, तो वो आपके ह्यूमस की तरह कार्य करती हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, सड़े गले जो जैव पदार्थ
पदार्थ हैं, रॉटिंग डेड मैटर हैं, चाहे वो प्लांट के हों चाहे वो एनिमल के हों, तो वो ह्यूमस की तरह कार्य करते हैं सॉइल के अंदर। और इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ये जो ह्यूमस है ये एक तरह से नेचुरल खाद की तरह काम करता है सॉइल के अंदर। तो ये क्वेश्चन सीटेट में बना है कि जब मिट्टी होती है, मिट्टी को अगर आप पानी में डालते हैं तो सबसे नीचे क्या आएगा, सबसे नीचे उसमें ग्रेवल होंगे, उससे ऊपर उसमें सैंड होगी, फिर उसमें क्ले होगी और उससे ऊपर तो वाटर होगा ही, और सबसे ऊपर उसमें पानी के ऊपर क्या होंगे, ह्यूमस होंगे, जो अवशिष्ट वेस्ट सब्सटेंस हैं उस मिट्टी के अंदर। तो ये बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है सीक्वेंस को। सबसे नीचे ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर और सबसे ऊपर पानी के ह्यूमस। अब देखिए जो सॉइल होती है आप देखेंगे उसमें अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये टॉप सॉइल है, ये फिर बी लेवल की सॉइल है, ये सी, फिर नीचे जो होती है वो कंकड़ वगैरह होती हैं। तो सॉइल जो है उसमें अलग अलग लेयर होती हैं। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। अब जो सॉइल होती है ना वो बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर का काम करती है, उनको घर देती है। जैसे कुछ केचुए, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, चींटी वगैरह हो गए, तो ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। तो उनके लिए जो मिट्टी है, मृदा है, वो घर का काम करती है। ह्यूमस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड डैश। तो जो रोटिंग डेड मैटर हैं, सड़े गले जैव पदार्थ हैं हमारी सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, वो आपके ह्यूमस कहलाते हैं। अब देखिए सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर में सॉइल होती है, कुछ ऊपर वाली सॉइल होती है, फिर कुछ नीचे सॉइल होती है, फिर नीचे थोड़े से पत्थर आ जाते हैं और उससे नीचे तो सबसे ज़्यादा पत्थर ही होते हैं। तो ये जो अलग अलग लेयर हैं सॉइल के अंदर, यही आपकी क्या कहलाती हैं, यही आपकी सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि हम इसको वर्टिकली देखते हैं, तो ये जो वर्टिकल लेयर हैं सॉइल की अलग अलग, यही आपकी क्या है, सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका है। और जो सबसे ऊपर, और इनको भी अलग अलग होराइजन सहस्तर स्थिति में बांटा जाता है। जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं या फिर टॉप मोस्ट होराइजन बोलते हैं, ये डार्क कलर का होता है और इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस और मिनरल होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सबसे ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल कौन से लेयर की सॉइल में होता है, तो वो टॉप मोस्ट लेयर की सॉइल में ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल होगा। यहाँ पर ह्यूमस लिखना मिस हो गया है, तो जो ह्यूमस और मिनरल हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो टॉप सॉइल भी बोलते हैं या फिर उसको ए होराइजन या ए सहस्तर स्थिति भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये जो टॉप सॉइल होती है ये डार्क कलर की होती है। ये जो टॉप सॉइल होती है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और ये पानी को अच्छी तरह से होल्ड कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेत होता है वो कम होता है। रेत जो होता है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन जो क्लेड सॉइल होती है, क्योंकि उसके कण सबसे छोटे होते हैं तो वो पानी को होल्ड कर लेते हैं। तो टॉप सॉइल होती है वो पानी को अच्छे से अपने अंदर रोक लेती है। और जो ह्यूमस और मिनरल हैं वो भी टॉप सॉइल या ए होराइजन में सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद आपका बी होराइजन आ जाता है, इसमें ह्यूमस और मिनरल थोड़े कम हो जाते हैं। सी होराइजन में थोड़े थोड़े कंक्रीट वगैरह आ जाते हैं। और आधार शेल में तो पूरे आपका क्या होता है, पत्थरों का बेड बना हुआ होता है। तो इस तरह से पूरी आपकी सॉइल की लेयरिंग होती है होराइजन्स में, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन, ठीक है। अब हम समझेंगे सॉइल का टाइप, सॉइल के प्रकार। अब जो सॉइल है ना उसको क्लासिफाइड किया गया है पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पर, कि जिस सॉइल के पार्टिकल छोटे होंगे, बड़े होंगे, तो उस बेसिस पर सॉइल को क्लासिफाइड करा गया है। उनके टाइप जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। जिन पार्टिकल के सॉइल बहुत बड़े होते हैं तो वो कौन सी मिट्टी होती है, वो आपकी सैंडी सॉइल होती है, वो आपका रेत होता है, बलुई मृदा होती है। और जो बलुई मृदा होती है इसके पार्टिकल बहुत मोटे मोटे होते हैं और ये इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी को रोक नहीं पाते। वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है इनके अंदर, वो बहुत कम होती है। ये पानी को रोक नहीं पाते। रेत के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो वो वहाँ से बह जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर पर्कुलेशन रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। कहाँ पर, सैंडी सॉइल में। पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन रेट क्या होता है, जो पानी को अपने अंदर नहीं रोक सकता। तो पर्कुलेशन रेट जो है वो आपका बलुई मृदा, सैंडी सॉइल में ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पानी को नहीं रोक पाता। इसके बाद आती है आपकी लोमी सॉइल, दुमटी मृदा। दुमटी मृदा क्या होती है, इसमें लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम। देखिए
एक हो गई आपकी सैंडी सॉइल। फिर एक होती है आपकी क्लेड सॉइल जिसे हम बोलते हैं मृणमय मृदा। फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल का मतलब क्लेड सॉइल जो होती है वो उसमें जो पार्टिकल होंगे ना वो बहुत छोटे छोटे होंगे, और पार्टिकल छोटे होने की वजह से जो क्ले सॉइल होती है वो पानी को अच्छे से होल्ड कर लेती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सैंडी सॉइल है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती, इसकी वजह से वहाँ पर पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। मृणमय मृदा जो होती है, जो क्लेड सॉइल होती है, ये पानी को होल्ड कर लेती है, तो इसका पर्कुलेशन रेट कम होता है। और इसमें जो पार्टिकल होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी सॉइल के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं वो सबसे छोटे होते हैं, तो वो क्लेड सॉइल होती है। और उसके बीच में एक और सॉइल आती है जिसे हम बोलते हैं लोमी सॉइल, दुमटी मृदा। उसमें सैंड भी होता है और उसमें क्लेड भी होता है। दोनों जो सैंड है और क्ले है वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, उसके पार्टिकल बड़े पार्टिकल भी हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं, तो वो आपकी दुमटी मृदा है, लोमी सॉइल है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या है। अब यहाँ पर लिखा है जो सैंडी सॉइल है, जो आपकी बलुई मृदा है, जो आपका रेत है, वो बहुत हल्का होता है, एरेटेड होता है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, वो चिपक नहीं पाते, जिसकी वजह से गैप होता है और हवा जो है उसमें आसानी से आ जाती है, तो वो एरिएटेड होते हैं, सुवातित होते हैं, हवा जो है वहाँ से आ जाती है। और शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, क्योंकि हवा की वजह से क्या हो जाते हैं, जो उनके कण हैं वो ड्राई रहते हैं। और जो सैंडी सॉइल है, क्योंकि ये पानी को तो रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से ये हल्की होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप जो आपकी बलुई मृदा है, जो आपका रेत है, उसके बारे में याद रखेंगे। अब अगर मैं क्ले पार्टिकल की बात करूं, जिसके कण सबसे छोटे होते हैं, वो बीइंग मच स्मॉलर पैक्ड टाइटली टुगेदर, तो उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत टाइटली एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर का स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और ये पानी को इसी वजह से अच्छे से रोक पाते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी, जो लोमी सॉइल होती है जिसके अंदर सैंड भी होता है और आपका क्ले भी होता है, तो वही सॉइल सबसे अच्छी होती है किसको ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो बेस्ट टॉप सॉइल जो होगी, प्लांट जहाँ पर हमें ग्रो करनी है, वो आपकी लोमी सॉइल होगी, दुमटी मृदा होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोमी सॉइल जो होती है, जो दुमटी मृदा होती है, वो मिक्सचर होती है किसका, सैंड का, क्ले का और अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। देखिए यहाँ पर समझिए, ये क्ले है, क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे, इसके बाद आएगा यहाँ पर सिल्ट, और उसके बाद इसमें आएगा क्ले। लोमी को तो हम बाहर रखेंगे, क्यों, जो लोमी है, दुमटी मृदा है, उसमें सारे पार्टिकल हैं, उसमें क्ले भी है, उसमें सिल्ट भी है, और उसमें आपका सैंडी सॉइल भी है। ठीक है, अब जो क्ले है उसके पार्टिकल सबसे छोटे, उसके बाद सिल्ट आएंगे, और सबसे बड़े पार्टिकल जो होंगे वो आपके सैंडी सॉइल के होंगे। सिल्ट क्या होती है, गाद क्या होता है, जो हमारी मिट्टी आपने देखी होगी रिवर के साइडों में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, जो नदियों के साइडों में बेड की तरह डिपॉजिट हो जाती है, वही जो मिट्टी होती है वो आपकी गाद कहलाती है, सिल्ट कहलाती है। तो याद रखिए, जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है किसका, सारी सॉइल का, क्ले सॉइल का भी, सैंडी सॉइल का भी और सिल्ट का भी। ठीक है, तो साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल यहाँ पर लिखा है इज बिटवीन सैंड एंड क्ले, तो सबसे छोटे पार्टिकल तो क्ले के हैं, उसके बाद सिल्ट आ जाएगा क्योंकि सिल्ट बीच में है, और उसके बाद आपका सैंडी आ जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं। तो समझ में आया ये सारी बातें। इसके बाद यहाँ पर बात हुई है पर्कुलेशन रेट की। अंतःस्रवण दर इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्लेड सॉइल, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पर्कुलेशन रेट क्या है, पानी को होल्ड ना करने की क्षमता सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट सबसे हाई होता है क्योंकि वो पानी को होल्ड कर ही नहीं पाता, और ये जो पानी को होल्ड ना करने की क्षमता होती है यही उसका पर्कुलेशन रेट होता है, जो कि सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगा और जो क्लेड सॉइल है उसमें कम होता है। इसका फॉर्मूला भी है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, तो वहाँ से आपका पर्कुलेशन रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। एक न्यूमेरिक बन सकता है, आपको वाटर का अमाउंट दे देगा और आपको पर्कुलेशन का टाइम दे देगा, और आपसे फिर पूछेगा पर्कुलेशन रेट बताओ, तो वाटर के अपॉन में टाइम रख देना और वहाँ से आपका पर्कुलेशन रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब आपने समर डे में, हॉट समर डे में देखा होगा, जो रेत होती है वो आपको बहुत चमकती हुई दिखाई देती है ना, तो वो क्यों होता है,
On hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to be shimmer। देखिए गर्म की वजह से हवा ऊपर उठती है और जो हवा होती है, जो वेपर सॉइल से ऊपर उठ रही हैं वो सन की रेस से रिफ्लेक्ट करती हैं और रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो चमकने लगती है। जो एयर उसके ऊपर है, सैंड है, गर्म है, तो यहाँ पर जो वेपर है वो ऊपर उठ रही है। अब ये जो वेपर है, पानी की वेपर्स हैं, जब ऊपर उठ रही हैं तो ये क्या होगा, सन की रेस से टकराती हैं। सन की रेस से टकराने के बाद ये शाइमर, ये शाइन करती हैं। ये क्या करती हैं, ये शाइन करती हैं। इसके जो ऊपर की हवा होती है सैंड की, वो चमकने लगती है जब वो रिफ्लेक्ट करती है। इसी की वजह से हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सैंड है वो भी चमक रही है, बल्कि ऐसा होता है उसके ऊपर की जो एयर है वो सन की रेस के कांटेक्ट में आने की वजह से रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए जो क्लेड मृदा है, जो मृणमय मृदा होती है, इसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं या मृत्तिका भी बोलते हैं, और इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं और इसके थ्रू ही हम पॉट, टॉय, ये स्टैचू वगैरह, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हम पॉट्स हैं, टॉयज़ हैं, स्टैचू हैं, मूर्ति वगैरह हैं, है ना, गमले वगैरह हैं, ये सब कौन सी मृदा से, कौन सी मिट्टी से बनाते हैं, तो आंसर होगा आपका क्लेड सॉइल। और ये जो क्लेड और लोमी सॉइल हैं, ये दोनों की दोनों सॉइल सुटेबल होती हैं क्या ग्रो करने के लिए, आपके सीरियल्स लाइक व्हीट और ग्राम, जो धान है, गेहूँ है ना, ग्राम है, इन सब को ग्रो करने के लिए आपकी कौन सी सॉइल ज़रूरी होती है, याद रखना, क्लेड और लोमी सॉइल। धान की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है व्हीट और ग्राम की। किसकी, व्हीट और ग्राम की। और सीटेट में सीधा यही क्वेश्चन आया था और ये एनसीईआरटी में ऐसे ही पॉइंट लिखा है, जो व्हीट और ग्राम है इनको ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है, तो वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्ले और लोमी। लोमी तो मिक्सचर होती है सबका, और उसके अलावा जो खाली क्लेड सॉइल है ये भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं धान की बात करूँ, पैडी की बात करूँ, तो सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो धान है, जो सॉइल रिच होगी क्ले में और ऑर्गेनिक मैटर में, क्योंकि धान जो पैडी होता है, धान होता है, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अब अगर उसमें लोमी सॉइल होगी तो वो पानी को रोकेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो सैंड भी है, तो पानी को रोकेगी नहीं, और धान को चाहिए पानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कौन सी मृदा चाहिए होगी, क्ले, ठीक है, जो आपकी चिकनी मिट्टी है वो यहाँ पर चाहिए होती है, ताकि वो पानी को अच्छे से रोक सके। और ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो धान है उसमें धान को न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो काफ़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आर आइडियल, ठीक है, वही बात बोली है। क्ले सॉइल इसको इसलिए चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, ताकि वो पानी को अच्छे से होल्ड कर सके। उसके अलावा मसूर और अन्य दालें जैसे लेंटिल्स, इंग्लिश में लिखा है लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस के लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए होती है, उस केस में भी हमें लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है, ठीक है। विच ड्रेन ऑफ वाटर कैन बी डन ईजिली, वहाँ से पानी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें सैंड भी है, सैंड की वजह से पानी ज़्यादा समय तक रुकेगा नहीं। तो जो मसूर, लेंटिल्स है और अदर पल्सेस हैं, वहाँ पर भी हमें लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ से पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो 3 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हीट और ग्राम में कौन सी सॉइल है, क्लेड सॉइल। पैडी के लिए कौन सी सॉइल है, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर। और आपकी लेंटिल्स और अदर पल्सेस के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका लोमी सॉइल। बाकी कपास, जो आपका कॉटन होता है, उसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए, या तो बलुई दोमट होनी चाहिए या फिर दोमट होनी चाहिए, या तो आपकी सैंडी लोमी हो या फिर खाली आपकी लोमी हो, तो वो वाली सॉइल हमें चाहिए होती है, क्योंकि कॉटन के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, तो ताकि पानी आसानी से निकल जाए, इसलिए हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए, या तो सैंडी होनी चाहिए, या फिर वो कैसी होनी चाहिए, सैंडी लोमी होनी चाहिए, या फिर खाली वो लोमी होनी चाहिए। तो वही सॉइल आपकी सूटेबल होती है किसके लिए, कॉटन के लिए, कपास के लिए, क्योंकि वो पानी को रोकने की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ताकि पानी वहाँ पे आसानी से निकल जाए, रुके ना। तो इसलिए वहाँ पर सैंडी लोमी या खाली लोमी सॉइल की ही रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पर, आपकी कपास, कॉटन में। तो ये था आपका पूरा सॉइल चैप्टर, मुझे लगता है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में हम देखेंगे कंबस्चन एंड फ्लेम, और साथ में कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए ये जो चैप्टर है आपका कोल और पेट्रोलियम, साथ में दहन और ज्वाला, कंबस्चन एंड फ्लेम, ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है।
इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको टॉपिक सीरीज़ में अलग से पूरा समझाया है, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करे हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो सारे पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे, तो वो आप वहाँ पर भी टॉपिक सीरीज़ में भी देख सकते हैं। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर भी इसमें अच्छे से समझा दिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कोल और पेट्रोलियम को समझेंगे। और कोल और पेट्रोलियम हमारे ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय ही ये हमारे अवशिष्ट वेस्ट मटेरियल जो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, उनसे ही हमें ये कोल और पेट्रोलियम मिले हैं। तो ये भी आपके नेचुरल सब्सटेंस हैं। बाकी जो सन है, हवा है, एयर, वाटर, ये सब भी आपके नेचुरल सब्सटेंस हैं। लेकिन ये जो नेचुरल सब्सटेंस हैं, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें पहले से ही मिले हैं, इनको हमने दो काइंड में बांटा है। एक होते हैं आपके एग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम ये ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो ये तो आपके एग्जॉस्टिबल हैं, एक समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। एक होते हैं आपकी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, आज 6 प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सन की लाइट, एयर, वाटर, तो वो आपके इनएग्जॉस्टिबल हैं। और कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो आपके एग्जॉस्टिबल हैं। तो दो तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करा गया है। अब अगर मैं कोल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस तैरती रहती है उसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। इनका जो निर्माण है वो सजीव प्राणियों, ये हम बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि फॉसल्स फ्यूल, जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। सालों, लाखों, करोड़ों साल पहले पेड़, जानवर वगैरह हमारे मिट्टी के नीचे दब गए थे, फिर ऊपर और मिट्टी आ गई तो प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से आगे चलकर वो क्या बन गए, कोल बन गए। पेट्रोलियम ऐसे ही हमारा पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर भी सेम प्रोसेस यही हुआ। तो इस तरह से ये फॉर्म हुए हैं। कैसे कि जो इनका जो निर्माण है वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। और यही आपके क्या कहलाते हैं, फॉसल्स फ्यूल कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉसल फ्यूल, या फिर फॉसल फ्यूल। तो याद रखेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब मृत जीवों से बहुत सालों, करोड़ों साल पहले जो मृत जीव पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, उनके थ्रू इनका निर्माण हुआ है, ये उनके थ्रू से प्रोसेस प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, फॉसल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्मी ईंधन होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोल होता है वो हमारा बिजली का आज के समय में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, बिजली ज़्यादातर अभी कोल के बेसिस पर होती है, लेकिन आगे चल के जो कोल है, कोयला है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारा वाटर के थ्रू ही ज़्यादा एयर होगी। तो ये जो कोल है वो आपका एग्जॉस्टेबल है, समय के साथ ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला आपने देखा होगा जो काले रंग का होता है। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को हम हीट करते हैं एयर में, बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और सम अदर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कोल की सहायता से हम कुछ और सब्सटेंसेस को भी ऑब्टेन्ड करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कोक, बिटुमेन और कोल गैस। तो क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सटेंस ऑफ कोल, या फिर कोल का कौन सा सब्सटेंस है या नहीं है। तो सारे सब्सटेंस आपको पता होने चाहिए कोयले के। एक तो कोक होता है, एक आपका कोल तार होता है जिसे बिटुमेन बोलते हैं, और एक आपकी कोल गैस होती है। ठीक है, अब ये कोक क्या होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन का शुद्ध रूप है, प्योर फॉर्म है, वही आपकी कोक होती है। और इसका यूज्ड कहाँ करा जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के निर्माण में, इस्पात के निर्माण में, और बहुत सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में, मेटल को निकालने में। उनको मेटल जो होते हैं, जो धातु होते हैं, वो ओर के अंदर होते हैं, चट्टानों के अंदर होते हैं। उन चट्टानों से उन मेटल को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। और साथ में जो स्टील का मैन्युफैक्चर है, इस्पात का निर्माण है, वो भी किसकी सहायता से होता है, कोक की सहायता से होता है। और ये प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट होती है इसमें कोल तार। कोल तार भी ब्लैक होता है, थिक लिक्विड गाढ़ा पदार्थ होता है, और इसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही गंदी इसमें से स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का।
और इस कोल तार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन सिंथेटिक डाई, जो संश्लेषित रंग होते हैं, सिंथेटिक डाई वगैरह होती हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। ड्रग्स, बहुत सी औषधि बनाने में भी कोल तार का प्रयोग होता है। एक्सप्लोजिव, जो बहुत से बम विस्फोटक हैं उन सबको बनाने में भी कोल तार का प्रयोग होता है। परफ्यूम्स को बनाने में, प्लास्टिक, पेंट, रूफिंग मटेरियल, इन सब को बनाने में कोल तार का प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि जो कोल तार है इसका प्रयोग जो होता है नैप्थलीन बॉल को बनाने में होता है, जो आपके मॉथ वगैरह को भगाती हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, नैप्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल, भगाने के लिए किसका? मॉथ और अदर इंसेक्ट। ये भी कहाँ से बनती है? कोल तार से ही बनती है आपकी जो नैप्थलीन बॉल होती हैं। और इन नैप्थलीन बॉल की सहायता से ही आप जो मौत हैं या कीड़े मकोड़े हैं उनको भगा सकते हैं नैप्थलीन बॉल की सहायता से। और ये नैप्थलीन बॉल किससे बनती है? आपकी कोल तार से बनती है। दीज डेज अ बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ दीज। कोल तार की जगह आजकल सड़क बनाने में, पहले सड़क बनाने में कोल तार का यूज़ होता था। देखिए यहाँ पर बिटुमेन लिख दिया है, ये गलत है। कोक के बाद क्या आएगा? यहाँ पर कोल तार आएगा। बिटुमेन जो है वो तो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो बिटुमेन है ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा होगा? कोल तार होगा। तो जो कोयला है उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? कोक, कोल तार और कोल गैस। ये जो कोल तार है सड़क बनाने में पहले यूज़ होता था, अब इसकी जगह बिटुमेन जो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जाता है। तो समझ में आया? कोल के बारे में आप इतने इतने बेसिक पॉइंट याद रख लीजिएगा, बाकी डिटेल में आप टॉपिक सीरीज़ में इसको और अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं बात अगर पेट्रोलियम की करूं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे बोला जाता है, तो वो आपका पेट्रोलियम ही होता है। अब देखिए जो पेट्रोलियम होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो जो एलपीजी गैस होती है ये भी पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम अपने घर और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमें पेट्रोल से ही जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और आपका जो वैक्स होता है ना, आपने वैसलीन वगैरह देखा होगा, उस पर लिखा भी होता है पेट्रोलियम जली, तो वो भी पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होती है। पैराफिक्स बैग्स, और आपका बिटुमेन हो गया जो आपका पेंट या फिर रोड की सरफेसिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पर पीछे यही बात बताई थी कि पहले हम कोल तार का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम बिटुमेन का यूज़ करते हैं जो कि एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे रोड की सरफेसिंग में यूज़ होता है। बाकी बिटुमेन का प्रयोग आपका पेंट वगैरह में भी किया जाता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो याद रखिएगा ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो बाहर हो जाएगा। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन बैग्स और बिटुमेन, ये सारे के सारे पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। और ये जो पेट्रोलियम है ये कैसे फॉर्म्ड होता है? ये भी वही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पानी के अंदर, सी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दब गए थे वहाँ से ही आपका पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है। और पानी से ही एक्सट्रैक्ट कर कर इसको अंदर वहाँ से पानी से ही निकाला जाता है, सी वगैरह में से, ठीक है। देखिए उसके अलावा जो नेचुरल गैस होती हैं, जो पेट्रोलियम के ऊपर जो होता है गैस बन जाती है, जो पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस बन जाती है वही गैस आपकी नेचुरल गैस होती है। और पहले इसको पाइप के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, और उसके बाद पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो नेचुरल गैस भी आपकी क्या है? एक फॉसल फ्यूल ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोल और पेट्रोलियम के बारे में आपको याद रखना था कि कौन कौन से सब्सटेंसेस कोल में है। कोल में आपका कोल तार है, आपका कोक है और आपकी कोल गैस है। और पेट्रोलियम में तो आपके ये सारे सब्सटेंसेस हो ही गए जो इससे फॉर्म होते हैं। बाकी अब हम कंबस्चन और फ्लेम देखेंगे। देखिए कंबस्चन क्या होता है, दहन क्या होता है?
chemical process in which a substance react with ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और जब हीट को प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को जब हमने हीट कराया था तो वहाँ पर पॉप की ध्वनि आती है और वो जल जाता है और ऐश में बदल जाता है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो है ही क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। तो जब एयर की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर कर हीट प्रोड्यूस करता है, आपकी ऊष्मा को निकालता है, तो वही आपका कंबस्चन होता है, दहन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। इसे ही हम दहन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे वुड, कोल, पेट्रोलियम। इन सबको आप जब रिएक्ट कराते हैं तो ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके दहन कंबस्चन का ही उदाहरण है। अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस है उसको जलाने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए ही होता है। जैसे लकड़ी है, क्या तो लकड़ी एकदम जल जाएगी? नहीं, उसको जलाने के लिए ज़्यादा अमाउंट की हीट देनी होगी। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूँ तो वो एकदम जल जाता है। तो हर किसी का एक न्यूनतम ताप होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है हर सब्सटेंस का, जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, हीट को प्रोड्यूस कर देता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंसेस फायर को कैच करते हैं। तो वह मिनिमम टेम्परेचर, वह न्यूनतम ताप एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, ज्वलन ताप होगा। वो मिनिमम टेम्परेचर जो एक सब्सटेंस को चाहिए होता है फायर को कैच कराने के लिए ही, वही उस सब्सटेंस का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। और ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे पेपर वगैरह बहुत आसानी से जल जाते हैं, बाकी प्लास्टिक वगैरह आसानी से नहीं जलते। ठीक है। Substances whose ignition temperature is very low and flame catches fire easily आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। उनको हम ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि जो उनका मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर इजीली, तो वही आपके ज्वलनशील या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पेपर भी आ जाएगा, पेट्रोल, एलपीजी। पेट्रोल क्या होता है, वो एकदम आग पकड़ लेता है। तो ये सारे आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें समझना है कि ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। देखिए, जब एक सब्सटेंस को हम एक सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो जितनी हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है एक कंप्लीट कंबस्चन में, तो वही आपकी उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ऊष्मीयमान कहलाता है। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्चन ऑफ 1 kg ऑफ ईंधन फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg का कोई ईंधन ले लीजिए, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है, चाहे वो डीजल है, कोई भी आप 1 kg का सब्सटेंस ले लीजिए। अब उसको जलाइए और जलाने पर उसने जितनी हीट प्रोड्यूस करी वही उसका क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उसका ऊष्मीयमान होगा। पूरा कंप्लीट कंबस्चन में, मतलब पूरी तरह से वो जलना चाहिए। तो जो कंप्लीट कंबस्चन में एक सब्सटेंस जितनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वही उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ऊष्मीयमान होता है। और इसका मात्रक सीटेट में 2 बार पूछा गया है, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी जो होता है वो इसका मात्रक होता है। यहाँ से एक न्यूमेरिक भी बना है, वो मैं आपको जब न्यूमेरिक फिर से कराऊंगी तो उसमें समझा दूंगी। तो याद रखिएगा, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ऊष्मीयमान होता है, हम उसको किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, किलो जूल पर केजी में। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई कंबस्चन, दहन जो है वो सही से नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ गैसेस रिलीज होंगी जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इनकम्प्लीट कंबस्चन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कोयला जब आप कंप्लीट रूप से नहीं जलाते तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे आपको घुटन होने लगेगी और वो एक बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। तो हमें कभी भी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको कंप्लीट कंबस्चन इनका कराना चाहिए, कभी भी इनका इनकम्प्लीट कंबस्चन नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है,
इनकम्प्लीट कंबस्चन से, अगर ये पूरी तरह से दहन नहीं होंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमें घुटन महसूस कराती है। हमारा जो दम होता है वो घुटने लगता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक व्यक्ति ने कोयला अपने पास रखा है रात में और वो सुबह को अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्यों हो गई होगी? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो उसके साथ उसके शरीर में गई होगी और वहाँ से उसका दम घुट गया होगा और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, एकदम रिएक्ट करती है और आपको बहुत ही घुटन महसूस कराती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो याद रखना था आपको। बाकी CO2 एमिट फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। आजकल जो हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, जो गर्म उष्मा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, वापस लौटकर हमारी पृथ्वी पर ही आ जाती है। तो वो किसकी वजह से है? कंबस्चन ऑफ फ्यूल। जब हम फ्यूल का दहन कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब, इनकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एमिट करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो गर्मी है, पृथ्वी का ताप है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करा रहा है। तो सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर हो जाएगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसके अलावा जब हम बर्न करते हैं फॉसल फ्यूल को, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, इन सब को, तो ये क्या क्रिएट करते हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और नाइट्रोजन फॉर्म कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? आपकी अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। तो याद रखिए, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल is mainly responsible for creation of sulfur dioxide एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या कराते हैं? ये एसिड रेन को फॉर्म कराते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए। जैसे ताजमहल का कलर था वो चेंज होने लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो है वो काफ़ी हार्मफुल हैं। इनकी जगह जो डीजल, पेट्रोल हैं, इनकी जगह हमें CNG का प्रयोग करना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी हार्मफुल नहीं होती। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर हार्मफुल गैसेज हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो कैलोरीफिक वैल्यू हैं हर एक सब्सटेंस की, कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, कितनी हीट वो प्रोड्यूस करता है जब हम उसको बर्न करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बनता ही बनता है। तो ये टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो आपकी हाइड्रोजन की होती है, जो इसमें 1.5 लाख लिखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ नीचे आप देखेंगे हाइड्रोजन की 1.5 लाख है। उसके बाद यहाँ पर बायोगैस 35,000 से 40,000 है इसकी। अगर मैं LPG की बात करूँ तो उसमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 55,000। देखिए, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी हाइड्रोजन की, उसके बाद हो जाएगी इसमें LPG की, फिर आपकी CNG की, और उसके बाद मीथेन की, और पेट्रोल, केरोसिन और डीजल की। तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू एक है 45,000। तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद LPG, फिर CNG। पहले क्या आता है? LPG और फिर CNG, और उसके बाद मीथेन, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसके बाद आप ले लेंगे बायोगैस, और उसके बाद आपका आ जाएगा कोल। वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है काओ डंग की, जो आपका गोबर होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है यहाँ पर। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, किसकी कितनी होती है और किस सीक्वेंस में होती है, सबसे ज़्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है, क्योंकि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है। तो यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैराथन में जो हमने समझे, और इस तरह से ये आपकी 5 मैराथन कंप्लीट हो गई हैं। बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है लाइक का, तो ज़रूर उसको पूरा करें। इसके अलावा अब ये 5 मैराथन कंप्लीट हो गई हैं, तो अब मैं इनसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन कराऊंगी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ या 100 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे और आप टेस्ट करेंगे अपने आप को कि आप कितना कर पा रहे हैं इन मैराथन को देखने के बाद। तो प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।